ममता जो अभी सर कह रहे थे, ममता बनर्जी ने अभी अभी चुनाव जीता, सीधी वहां पर बीजेपी से टक्कर थी, बढ़िया टक्कर थी। डेफिनेटली कोई भी अगर उनकी जगह होगा तो कॉन्फिडेंस से लवरेज होगा, क्योंकि मुकाबला बड़ा कठिन था और उसमें उन्होंने हरा दिया। और एक तरीके से सीधे मोदी वर्सेस ममता हुआ, हमने देखा बंगाल में, जिसमें वो जीतती हुई नजर आई। तो क्या ममता को एक ओवर कॉन्फिडेंस है? क्योंकि जो अभी समीकरण विनोद जी ने बताया, डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि बंगाल में आपने कर लिया लेकिन आप राष्ट्रीय परिदृश्य तो देखिए एक साथ। तो क्या एक ओवर कॉन्फिडेंस है, उन्हें लगता है कि अभी मेरी जो जीत है वो नई नहीं है और उसका फायदा मुझे मिल सकता है, उसका इन्फ्लुएंस लोगों पे भी होगा, दूसरे नेता भी शायद मानेंगे उस बात को। और जो मैंने सवाल पहले भी किया उसी को जोड़ते हुए कि ऐसे में एक अपनी जगह खुद बनाना और एक जो दूसरी जगह बनी हुई है, अगर मैं जाकर 5 लोग हैं और किसी एक को कॉलर पकड़ के बाहर कर दूं और तो दूसरे 4 अपने आप को लगता है कि अरे यार शायद इसी के साथ चलना चाहिए, क्या वैसा कुछ रणनीति है? देखिए, सबसे पहले तो अगर किसी को कोई गलतफहमी हो जाए तो उसका कोई इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की बड़ी नेता है, इसमें किसी को कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी इस बात को भूल रही है कि उनको अपने ही किले को बचाने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा था। अब जब वो अपने किले को बचाने के लंबा संघर्ष कर रही हैं और उसमें उनको जीत हासिल हुई है, और अगर उनको यह लगता है कि अखिल भारतीय स्तर पर लोग उनको एक बड़ा नेता मान लेंगे और तृणमूल कांग्रेस जो है वो कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस कर देगी, तो मुझे तो राजनीति के समझदार लोगों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आती है कि इतनी जल्दी तो राजनीति में चीजें बदलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज जिस मकाम पे पहुंची है, वो भारतीय जनता पार्टी करीब 70 साल के मेहनत के बाद पहुंची। ऐसा नहीं कि अचानक वो केंद्र के अंदर एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, एक हेजेमोनिक पार्टी बन गई। उसको कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस करने में लंबा वक्त लगा। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राम जन्मभूमि जैसा आंदोलन और नेताओं के बल पर करना पड़ा। आरएसएस के कंधे पे सवार होकर उसको करना पड़ा। तो अगर किसी गलतफहमी हो जाए तो कोई इलाज। दूसरी बात, मैं ममता बनर्जी जिन नेताओं का लोग नाम ले रहे हैं, लुइजिन फलेरियो, कीर्ति आजाद, मैं इन किसी के प्रति असम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, फूके हुए कारतूसों के बल पे आप जंग नहीं जीतते हैं। लुइजिन फलेरियो क्या आज की तारीख में गोवा में अपनी विधानसभा की सीट जीत सकते हैं? क्या कीर्ति आजाद बिहार में अपने बल पर एक विधानसभा की सीट जीत सकते हैं? अगर इसका जवाब हां है तब तो सोचना चाहिए, लेकिन मेरा अपना मानना है कि नहीं, ऐसा संभव नहीं होता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि नेता लोग कमजोर हैं, इनकी तृणमूल कांग्रेस की ना तो गोवा में कोई हैसियत है, ना ही बिहार में किसी तरीके की कोई हैसियत है। तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं कि आखिर ममता बनर्जी जो की विचारधारा क्या है? यह वही ममता बनर्जी है जो कांग्रेस पार्टी से टूटी, जिन्होंने लेफ्ट फ्रंट से लड़ाई लड़ी और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके खड़ी हो गई। क्या ममता बनर्जी की राय अब बदल गई है? जो 1900 अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में शामिल होने के पहले क्या वो मानती थी कि आरएसएस एक सेकुलर पार्टी, सेकुलर संस्था है, आरएसएस देश के लिए सबसे अच्छा काम कर रही है, आरएसएस जो है हिंदू मुसलमान के झगड़े में नहीं पड़ती है? और अगर उनकी राय तब ये थी तो आज वो क्यों कहती है कि आरएसएस देश के लिए खतरनाक है, आरएसएस कम्युनलिज्म फैलाता है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार देश के लिए खतरनाक है? तो इसका मतलब यह है कि आपकी विचारधारा क्या है, यह डाउटफुल है। इसकी क्या गारंटी है कि 2024 में अगर जरूरत पड़ी तो ममता बनर्जी दोबारा नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ी होंगी? क्योंकि अतीत तो कम से कम इसी बात को कहता है। चौथी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुत ही डिस्करेजिंग स्टेट में है, विनोद जी की बात से मैं असहमत हूं। उनको विधानसभा के चुनाव जो 5 राज्यों में होने वाले हैं उसके बाद यह कहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात का एहसास था। 2018 में कांग्रेस पार्टी अप्रत्याशित रूप से 3 राज्यों में जीत कर लौटी है। लौटी 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों उत्तर भारत के राज्य हैं। अभी भी उत्तराखंड के चुनाव हो रहे हैं, गोवा के चुनाव हो रहे हैं, पंजाब के चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं और मेघालय, मणिपुर के चुनाव हो रहे हैं। तो चुनाव में हार जीत लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी तो 1984 में 2 सीटों पर सिमट गई थी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई थी? उसकी जगह कोई दूसरी पार्टी खड़ा करने की कोशिश, भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को बदला और बदलने के बाद नई लीडरशिप सामने आई, उसने काम करना शुरू किया। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी झुके हुए नेता थे? बिल्कुल नहीं। तो जो लोग इतिहास को नहीं जानते, नहीं समझते हैं, वो गलत तरीके की सलाहें ममता बनर्जी, और मैं जानता हूं कि कुछ लोग ममता बनर्जी को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुगालते में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी कल देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। एचडी देवेगौड़ा, आई के गुजराल अगर बन सकती तो भी बन सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस करके नहीं।
ठीक है, ये यही तो इंटरेस्टिंग है आशुतोष जी। तो प्रदीप जी, क्या ममता बनर्जी जो कि कितनी सीजन नेता हैं, जिन्होंने ये दिखाया कि उनका राजनीतिक कौशल, उनकी राजनीतिक चतुराई कितनी शानदार है कि उन्होंने लोहा लिया बीजेपी से, जहां पर इतनी बड़ी, जिसे हम कहते हैं कि एक राजनीतिक शक्ति वो वहां पर थी हर तरीके की, चाहे राजनीतिक माइंड की बात कर लें, चाहे पैसों की बात कर लें, हर तरीके से केंद्र और राज्य में पावर की बात कर लें, क्या ऐसी नेता, इतनी सयानी नेता इतनी आसानी से ऐसा मुगालता पाल लेंगी जो एक्चुअलिटी से बहुत दूर है, या कोई बहुत आसानी से उन्हें चढ़ा देगा कि हाँ देखिए आप तो ये भी कर सकती हैं? देखिए विपिन जी, ऐसा है कि महत्वाकांक्षा होना, सपने देखना, कोशिश करना उसके लिए, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन उसके साथ साथ जमीनी वास्तविकता का भी एहसास होना चाहिए। अगर पिछले 70 साल का भारतीय राजनीति का इतिहास देखें तो कोलिशन गवर्नमेंट्स वही सक्सेसफुल हुई हैं जिनकी धुरी कोई मल्टी स्टेट पार्टी रही। ममता बनर्जी की पार्टी एक स्टेट की पार्टी, उस स्टेट से बाहर उसका कहीं कोई जनाधार नहीं। तो अगर ममता बनर्जी को या उनके समर्थकों को ऐसा लगता है कि वो पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जीती हैं, इसलिए कांग्रेस को नेशनल लेवल पर जो है वो रिप्लेस कर सकती है, तो मेरी नजर में, मतलब शब्द टीएमसी के लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये दिवा स्वप्न जैसा है। कांग्रेस पार्टी खराब हालत में है। मैं विनोद शर्मा जी की बात से सहमत हूं। देखिए, चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन समस्या जो मुझे दिखाई देती है, कांग्रेस में लड़ने का मादा खत्म हो गया है। और दूसरी समस्या कांग्रेस की लीडरशिप की है। भारतीय राजनीति में राजनीति करने के लिए 24/7 लीडर चाहिए। वो पार्ट टाइम लीडरशिप से कोई पार्टी चलती नहीं। तो जहां तक कांग्रेस की बात है, आज खराब हालत में भी वो ऑल इंडिया पार्टी है बीजेपी के बाद दूसरी। उसके साथ 11-12 करोड़ वोटर है, उसके पास 19-20% वोट है। तो इस सबको देखते हुए, इन तथ्यों को, ये इन सबको रिजेक्ट कर देना कि बस ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का चुनाव जीती है इसलिए अगला प्रधानमंत्री उनको होना चाहिए, तो ये तर्क मुझे तो नहीं समझ में आता। मुझे जो लगता है कि ममता बनर्जी जो खेल रही हैं वो कांग्रेस लीडरशिप की कमजोरी को लेकर, खास तौर से राहुल गांधी, उस पर आप देखिए लगातार अटैक कर रही। और अगर आप याद करें, पिछला त्रिपुरा का चुनाव जो हुआ था, उसके बाद भी नतीजे आने के बाद उन्होंने बयान दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैंने राहुल गांधी को फोन किया था कि त्रिपुरा में के इलेक्शन में टीएमसी और कांग्रेस को अलायंस करना चाहिए। उन्होंने उसका जवाब तक नहीं दिया। तो उनकी नाराजगी राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर बहुत समय से है। वो सोनिया गांधी की लीडरशिप कांग्रेस की एक्सेप्ट करने को तैयार पहले भी थी, शायद आज भी होंगी, लेकिन वो राहुल गांधी की लीडरशिप को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लेकिन उसकी वजह से कांग्रेस अपनी लीडरशिप तो नहीं बदल देगी। ये कांग्रेस को तय करना है कि राहुल गांधी की लीडरशिप में वो आगे जाएगी या किसी और की लीडरशिप। तो ठीक है, ये सब चर्चा की बात ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बंबई गई, शरद पवार से मिली, वहां उन्होंने कहा यूपीए कहाँ है, वो सब बातें ठीक है, एक दिन की 2 दिन की खबर के लिए जी। लेकिन राजनीतिक वास्तविकता की दृष्टि से देखें तो वो ठीक है, ठीक है जी। तो अब इन सारी चीजों का, क्योंकि आप एक सुर से